हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो 2 मार्च को एसएससी सीजीएल मेन से एग्जाम हुई है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल का टियर 2 है जिसका आगाज हो चुका है। आज के दिन में जो 2 मार्च के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, जी हाँ, जीके के साथ ही हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्च की सभी शिफ्टों में, उन सभी का रियल एनालिसिस लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुका हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं वह 100% यहाँ पे रियल होने वाले हैं। किसी प्रकार के फेक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करवाए जाने वाले हैं। वीडियो का देरी से आने का कारण यही है, मुख्य कारण यही है कि आपको जो 100% रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। तो आज के सेशन में 2 मार्च के जो सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस और 100% रियल आंसर की के साथ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द जो आगे आने वाले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उन सभी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की सभी एग्जामों का 100% रियल एनालिसिस यहाँ से आपको मिल सके। भविष्य में आपकी दोस्तों 9 मार्च से सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली है, उसमें भी दोस्तों जो सीजीएल का जो एनालिसिस है वह कार्य करने वाला है। जो जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वह वहां पे भी दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 100% रियल एनालिसिस देखिएगा। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं कहाँ है। जो भीमबेटका गुफाएं के बारे में बात करते हैं तो सीधा सा नाम आता है, जो भीमबेटका गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है यह भी बात करने वाले हैं। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, जी हाँ, मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में दोस्तों भीमबेटका गुफाएं हैं और ये दोस्तों एक पूरा पाषाण दोस्तों पूरा स्थल है। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है और इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य का माना जाता है। तो दोस्तों भीमबेटका गुफाएं हैं जो शैल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और भीमबेटका गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है यह 1909 में आता है। जी हाँ, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है यह 1909 में आता है। और इसमें दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है इसमें भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना की थी। जी हाँ, भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी। दोस्तों साथ ही आपको पूछा जाता है 1919 में एक अधिनियम आता है, उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। जी हाँ, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 में आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं मार्ले मिंटो और यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों ये जो पहला नाम है ये भारत सचिव का है। जी हाँ, जो मोंटेग्यू है ये भारत सचिव का नाम है और चेम्सफोर्ड है दोस्तों तत्कालीन समय की जो वायसराय हुआ करते थे। जी हाँ, वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम है। तो इन दोनों के नाम से दोस्तों 1909 में और 1919 में अधिनियम आते हैं वह भारत सचिव और वायसराय के नाम से ही आते हैं। जो 1909 में आता है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, जबकि 1919 में जो आता है अधिनियम उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 आप सभी को पता है वित्त आयोग से संबंधित है। जी हाँ, वित्त आयोग से संबंधित है। तो हम बात करते हैं संविधान के जो आर्टिकल है 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस समाप्ति से पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों जो आर्टिकल 280 है उसमें वित्त आयोग का गठन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो यह क्वेश्चन आज 2 मार्च को पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है साक्षरता दर किस राज्य की कम है। तो दोस्तों साक्षरता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साक्षरता दोस्तों जो आती है सेंसस में आती है और सेंसस क्या होती है दोस्तों, जनगणना। तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा आरंभ हो चुका है। तो प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो जनगणना की दोस्तों क्लास आपने नहीं ली है तो आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों यहाँ पे जनगणना की क्लास ले सकते हैं और आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो यहाँ से 1 से 2 नंबर कवर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं साक्षरता दर। जब हम ओवरऑल बात करते हैं, जी हाँ,
ओवरऑल बात करते हैं भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 74.04% प्राप्त होती है। और दोस्तों अब भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करते हैं तो है केरल है। तो केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है वह कितनी है, तो दोस्तों 93.91%। जी हाँ, भारत की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और उसकी साक्षरता दर 93.91% है। और दोस्तों हम यहाँ पे भारत में सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता की बात करते हैं तो आप सभी के सामने नाम आता है बिहार, और बिहार की साक्षरता दर है जो कि 63.82% है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर होने चाहिए कि भारत की ओवरऑल साक्षरता दर पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए 74.04% है। केरल की भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाता है तो केरल है और उसकी साक्षरता दर 93.91% है। और साथ ही हम बात करते हैं बिहार की साक्षरता दर, जो कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है वह बिहार आता है और इसकी साक्षरता दर 63.82% आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है, तबकात ए नसीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो तबकात एक नसीरी पुस्तक है। यह दोस्तों फारसी भाषा में लिखित है। जी हाँ, फारसी भाषा में लिखित है। और इसमें दोस्तों किनका वर्णन किया गया है, तो जो इस्लामिक दुनिया का दोस्तों यहाँ पे इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है। और दोस्तों ये कब बनकर पूरी होती है, तो दोस्तों ये फारसी में तबकात ए नसीरी पुस्तक 1260 में बनकर ये तैयार होती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रपति जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति पद पर रहता है तब उन्हें वेतन कितना दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जब पद पे रहता है तो उन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है। 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। और दोस्तों जब ये अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें कौन कौन सी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन तो यहाँ पे सही हमारे पास नहीं मिल पाए हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया था, लेकिन हम बात करते हैं जब राष्ट्रपति सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। तो राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपति के जो जीवन साथी होता है उसे प्रति माह 30,000 रुपए की सहायता भी मिलती है। और हम बात करते हैं राष्ट्रपति को मुफ्त आवास दिया जाता है, चिकित्सा देखभाल, कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपए मिलता है। तो दोस्तों इनके अलावा भी राष्ट्रपति को कई सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिनमें 8 कमरे का बंगला, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। और दोस्तों इस प्रकार के तमाम उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो आज राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी। दोस्तों आप सभी को पता है विटामिन बी है जो कि दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। जिन 2 कॉम्प्लेक्स के रूप में इस प्रकार की दोस्तों B1 है, B2 है और दोस्तों इस प्रकार से B12 तक पाया जाता है। तो यह समस्त विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी खोज किसने की थी, तो एल्मर वी वेकुलम ने 1915-16 में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो दोस्तों ओम के नियम से पूछा गया है। तो ओम का नियम क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। जब दोस्तों ताप, जी हाँ, इस तार के स्थान पे ताप कर लीजिएगा, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाती है तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमी युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जी हाँ, जो यहाँ पे जो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। तो उसमें प्रवाह करने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I हमारे पास प्राप्त होता है और इस समानुपाती को हटाया जाता है तो हमारे पास R प्राप्त होता है। तो V बराबर IR, यह है ओम का नियम है। और इस ओम के नियम से ही दोस्तों इसे जो न्यूमेरिकल है इसको बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस R दिया गया है और यहाँ पे जो धारा है I का मान दिया गया है। तो हम यहाँ से दोस्तों V का मान निकालना है तो बड़े आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड या निर्भर करता है, तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह किस पर निर्भर करता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जी हाँ, जो चालक तार की लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। और साथ ही हम बात करते हैं प्रतिरोध होता है जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, लंबाई के समानुपाती। और जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ ही हम बात करते हैं प्रतिरोधकता जो रो होती है। जी हाँ, इसे रो कहा जाता है और ये रो है जो दोस्तों प्रतिरोधकता को यहाँ पे डिनोट करता है, प्रतिरोधकता को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो प्रतिरोधकता के भी दोस्तों समानुपाती होता है जो प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह
तीन दोस्तों चीजों के ऊपर निर्भर करता है, जिनमें अनुप्रस्थ काट की लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और यहाँ पे प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव सुविकास सूचकांक में रैंकिंग में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसमें पहले स्थान जो प्राप्त करता है वह स्विट्जरलैंड है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड है जो कि यहाँ पे HDI में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। दूसरा स्थान जो प्राप्त करता है वह देश नॉर्वे है और यहाँ पे तीसरा स्थान जो प्राप्त करता है देश वह आइसलैंड है। जी हाँ, आइसलैंड यहाँ पे तीसरा स्थान प्राप्त करता है। तो टॉप 3 देश आप सभी के सामने है, यही आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो दोस्तों जो इंटेलिजेंस यूनिट है यह किसके द्वारा यहाँ पे जारी की जाती है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहता है। जी हाँ, जो भारत है वह 46वां स्थान प्राप्त करता है, जबकि 9.75 की उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर रहता है या प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वह नॉर्वे है। जबकि यहाँ पे जो भारत को स्थान प्राप्त होता है वह 46वां स्थान प्राप्त होता है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कब दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। तो यह कब पेश किया गया था? 1908 में आइंस्टीन के द्वारा 1908 में आइंस्टीन के द्वारा क्वांटम सिद्धांत पेश किया जाता है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कंप्यूटर से पूछा गया है। कंप्यूटर में हाइपरलिंक क्रिएट करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो दोस्तों जो हाइपरलिंक कंप्यूटर में क्रिएट की जाती है, बनाया जाता है, तो उसको बनाने की शॉर्ट की क्या होती है? तो जो कंट्रोल प्लस के होता है वह हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है। तो यह आज कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है VGA में कितने होल होते हैं? तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे और इसमें दोस्तों 15 होल होते हैं। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है इनमें से जीमेल की तरह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन भेजा गया है, ये इंडेक्स दोस्तों जीमेल की तरह कार्य नहीं करता है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वह जीमेल की तरह कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स आपको आंसर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है कंप्यूटर के सीपीयू में मेन मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो सीपीयू में मेन मेमोरी होती है, तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर राइट होने वाला है। यदि प्राइमरी मेमोरी आपका ऑप्शन दिया गया था तो प्राइमरी मेमोरी राइट होता, या इंटरनल मेमोरी ऑप्शन दिया गया था तो इंटरनल मेमोरी यहाँ से आपका ऑप्शन सही होने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को कब स्टोर कर सकते हैं? तो दोस्तों रजिस्टर में जो यहाँ पे इमीडिएट इंस्ट्रक्शन सूचनाएं दी जाती है, उन्हें सीपीयू में दोस्तों जो फाइनल सबमिट किया जाता है उससे पहले दोस्तों यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या भंडारण कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज हो सकती है। तो सीपीयू में जो फाइनल जो दोस्तों सबमिट होता है उससे पहले इसे स्टोर किया जा सकता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करंट विंडो से तात्पर्य है वर्तमान में जिस विंडो में हम कार्य कर रहे हैं उसे रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फंक्शन की होती है F5 के द्वारा करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर कि प्रिंटर में अलग अलग पेज प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो प्रिंटर में हम अलग अलग पेज करने हैं तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाने वाला है? तो दोस्तों हम कस्टम सेटिंग का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कस्टम सेटिंग का उपयोग करके हम प्रिंटर में अलग अलग पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका कस्टम यहाँ से आंसर होना चाहिए था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि जो एसएससी सीजीएल का जो टियर 2 है, जी हाँ सीजीएल का टियर 2 है या मेंस एग्जाम है, उसको 2 मार्च को, जी हाँ 2 मार्च की सभी शिफ्टों में जो जीके और कंप्यूटर, जी हाँ जीके और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वह 100% रियल है। जी हाँ 100% आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा देरी से मिल सकता है, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं, वह 100% एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। किसी प्रकार से फेक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं करवाए जाने वाले हैं। वीडियो चाहे थोड़ा देरी से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में सीजीएल मेंस की एग्जाम है तो यहाँ से आप एनालिसिस देखकर दोस्तों यहाँ पे अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।